फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से आज पास्कल्स लॉ की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्कल्स लॉ। एक्चुअली पास्कल्स लॉ भले ही डिफाइन करने को एग्जाम में ना आए, लेकिन इस पर डिपेंड एप्लीकेशन जरूर आते हैं। सो व्हाट इज अ पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ के लिए कंडीशन यहाँ पे ज़रूरी है कि हमें पास्कल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए ग्रेविटी को नेग्लिजिबल मानना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, मतलब किसी भी लिक्विड में कहीं पर भी, किसी भी लिक्विड में कहीं पर जो प्रेशर एक्ट होगा तो वहाँ पर आप ग्रेविटी को थोड़ा सा नेग्लेक्ट मानोगे, तब ये पास्कल्स लॉ प्रॉपर वर्क करता है वहाँ पे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इफ ग्रेविटी इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, देन प्रेशर एट एवरी पॉइंट at the state of equilibrium is rest will be same. Means that अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट मान ले तो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन में हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। मतलब हमने वाटर को यहाँ पे रेस्ट में माना है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन। पानी अगर बह रहा है और हाईली स्पीड से बह रहा है तो वहाँ पर हर पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होता, क्योंकि अगर पानी या वाटर या लिक्विड कुछ भी हम बोले, वाटर या लिक्विड की बात करें दोनों में से किसी की भी, तो वो जब बहेगा पानी और हाईली स्पीड से मूव करेगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, तो वो पास्कल्स लॉ वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। पास्कल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन याद रखिए। एक तो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, मतलब उस वाटर पे या उस एनी काइंड ऑफ लिक्विड पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो रहा हो। ओके, कोई भी फोर्स एक्ट ना हो रहा हो, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन हो। दूसरी कंडीशन, वहां पर आप ग्रेविटी को नेग्लेक्ट अज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, इफ ग्रेविटी इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, then pressure at every point will be same. Pressure at every point will be same in the state of equilibrium of rest. Okay, किसी भी पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं होगा। और ये प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, इस प्रेशर को हम गेज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, g is the acceleration due to gravity, और h क्या है यहाँ पर, h is the height आप बोलोगे, या नीचे मेजर कर रहे हो तो उसको आप डेप्थ बोलोगे। ओके, p is the gauge pressure only, इसको बोलेंगे। अब किसी ऐसी जगह पे आप पास्कल्स लॉ लगा रहे हो कि ऊपर से ओपन है पूरा वो, तो अगर ऊपर से ओपन है तो जो टोटल प्रेशर आप लिखोगे, टोटल प्रेशर, वो आप टोटल प्रेशर लिखोगे P नॉट प्लस रो जी एच। P नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.0110⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट मान रहे हैं तो फिर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर कहीं पर ग्रेविटी नहीं है तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहां पे फिर। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है। हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर तो कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हम ग्रेविटी को जीरो नहीं करके उसको इतना लो मान रहे हैं, इतना कम कर दिया हमने कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटी को जीरो आप यहाँ पे तो नहीं बना सकते ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी आप जीरो कैसे करोगे यहाँ पे? ठीक है, हाँ, या तो उसके लिए आप ऐसी लैब बनाते हो ऐसे कि वहां पर एटमॉस्फेयर को जीरो कर दो। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट मतलब नेग्लिजिबल मान रहे हैं, मतलब उसको जीरो के नियर अबाउट एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसको जीरो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वहां पे कंसीडर करेंगे। बट गेज प्रेशर आप याद रखो, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये मैंने आपको क्या बताया, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है? प्रेशर एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। ओके, अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, एक लाइन और बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये कोई भी लिक्विड है, तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर कोई प्रेशर अप्लाई करते हो, यहाँ पर कोई भी प्रेशर अप्लाई करते हो, तो ये प्रेशर सारे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्रेशर पूरे के पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ये भी पास्कल्स लॉ का एक रूल है। आप किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी साइड से, किसी भी पॉइंट पर कोई भी प्रेशर, एक छोटा सा प्रेशर अप्लाई करो, छोटा या बड़ा कोई भी प्रेशर, वो प्रेशर सारे के सारे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये भी पास्कल्स लॉ का एक पार्ट है। इसके बाद पास्कल्स लॉ के जरा एप्लीकेशंस देखते हैं हम।
एप्लीकेशंस में वैसे बहुत सारे पास्कल्स लॉ का यूज़ हर जगह होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में होता है। यस, कुछ ब्रेक्स ऐसे होते हैं जो ब्रेक वही जो हम बाइक में लगाते हैं, वो ब्रेक्स कुछ लिक्विड पे डिपेंड काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रेक्स हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स उनको बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसको हम बोलते हैं। एक चीज़ पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट पे। एक मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, ये ऐसी हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो हाइड्रोलिक, हाइड्रो वर्ड कहीं पर आपको मिलेगा तो वो रिलेटेड टू फ्लूइड रहेगा, यानी रिलेटेड टू लिक्विड रहेगा। ओके, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसी है जो लिक्विड पे डिपेंड है। इसका मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ आपको। जिसे ये मान लीजिए कुछ तो भी मैंने आपको लिक्विड बना के बताया, यहाँ पर बहुत सारा लिक्विड फील्ड है, ऐसा एक ट्यूब टाइप का आपको दिख रहा है, बहुत सारा लिक्विड है। यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, इधर का एरिया मैंने छोटा लिया है और इधर का एरिया मैं बड़ा ले रहा हूँ। ठीक है, इस साइड के एरिया को मैंने स्मॉल ए बोला और इस साइड के एरिया को मैंने कैपिटल ए बोल दिया। स्मॉल ए कैपिटल ए क्यों लिखा है? क्योंकि ये नैरो ट्यूब है, इधर की छोटी ट्यूब है, तो पिस्टन भी छोटा होगा। ये पिस्टन ब्लैक कलर का, ये इधर पिस्टन लगा हुआ है, इधर के एरिया को मैंने कैपिटल ए कंसीडर किया है। ठीक है, अब ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। लिफ्ट का मतलब किसी चीज़ को उठाना। जैसे आपने कहीं देखा होगा जैसे कोई कार वगैरह पंचर हो जाए तो उसमें नीचे जैक लगा के उसको फिर ऊपर उठाते हैं। ठीक है, लिफ्टिंग करते हैं उसकी। तो वही चीज़ यहाँ पर है। मान लो आपको एक कोई भी बॉडी, हैवी बॉडी को ऊपर उठाना है। जैसे मैं यहाँ पर ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई तो कोई व्हीकल है ऐसा, इस व्हीकल को हमें उठाना है, ऊपर उठाना है इस व्हीकल को। ओके, तो इस व्हीकल को ऊपर उठाने के लिए हमें अगर यहाँ पे जैक लगाने पड़े और लिफ्टिंग के लिए कुछ तो भी रॉड्स वगैरह से ऊपर उठाए तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट से हम कम फोर्स लगा करके एक भारी व्हीकल को, हैवी व्हीकल को हम ऊपर उठा सकते हैं। कैसे? देखो, इस पिस्टन पे हमने एक स्मॉल फोर्स लगा दिया, स्मॉल एफ से लिखा मैंने उसको। ये स्मॉल एफ एक स्मॉल फोर्स है जो इस छोटे वाले पिस्टन जिसका एरिया स्मॉल ए है वहां पर एक्ट हो रहा है। अब अभी भी मैंने आपको बताया पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर विल बी सेम एवरीवेयर। और एक पॉइंट पे अगर आप प्रेशर लगाते हो तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये फोर्स यहाँ पर एक फोर्स जाकर के लगेगा। इस फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट कर देते हैं क्योंकि वो बड़ा एरिया है तो बड़ा फोर्स लगेगा उधर। ठीक है, अब इस साइड में प्रेशर क्या होगा? इस साइड में प्रेशर होगा P1 इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ओके, हाँ, प्रेशर का ये भी फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया मतलब आप बोल सकते हो अ परपेंडिकुलर फोर्स इज एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द प्रेशर। इस साइड में अगर हम प्रेशर लिखें तो इस साइड में प्रेशर क्या होगा? एफ अपॉन ए। करेक्ट? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? P1 इज इक्वल टू P2, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। F अपॉन A इज इक्वल टू F अपॉन A। ओके, हमने दोनों को इक्वल कर दिया तो आगे ये यहाँ पर हम देखें तो फोर्स की वैल्यू, कैपिटल F की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये आ जाएगा F अपॉन A इंटू A। ओके, कैपिटल F इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल f बाई A इंटू कैपिटल A। ठीक है, यहाँ से हम इस पिस्टन पे फोर्स को कैलकुलेट किया हमने। अब आप यहाँ पे एक चीज ये ध्यान से देखो, ये फोर्स इस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा है ना। ठीक, मतलब मैं क्या आपसे बता रहा हूँ, A ग्रेटर देन स्मॉल ए है, A ग्रेटर देन स्मॉल ए, ये एरिया बड़ा है और ये एरिया इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल F ग्रेटर देन स्मॉल f। ओके, कैपिटल F ग्रेटर देन स्मॉल f, यानी यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो इस फोर्स से बड़ा हो गया। अब ये फोर्स हमने लगाया था छोटा,
लेकिन यहाँ पर एक फोर्स लग गया बड़ा, इस बड़े फोर्स की वजह से ये हैवी व्हीकल ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको पास्कल्स लॉ और उसका एप्लीकेशन बताया, और अब मैं बताता हूँ पास्कल्स लॉ को अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हमारे न्यूमेरिकल्स में पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नीट 2017 का ये क्वेश्चन है एक, जो पास्कल्स लॉ पे डिपेंड आया था। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर ये सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है a U-tube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water. Oil which is immiscible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है meanwhile the water rises by 65 mm from its original level. पहले 10 mm ऊपर लिखा हुआ था, अभी 65 mm from its original level. The density of the oil is, ऑयल की डेंसिटी आपको बताना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि पहले इसमें तो वाटर फिल था, इस तरीके से वाटर फिल था, उसके बाद कह रहा है यहाँ पर इन्होंने ऑयल को फिल कर दिया, वो ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से जब ऑयल फिल करेंगे हम, ये मान लो ऑयल फिल कर रहे हैं, तो ऑयल फिल करने के बाद कह रहा है कि ये वाटर लेवल नीचे आ गया, तो ये जब वाटर लेवल नीचे आएगा कुछ अमाउंट, ये यहाँ तक मैंने मान लिया नीचे आ गया, और ये ऑयल आ गया, तो इधर से ये जो ये यहाँ तक आ गया ऑयल, वाटर लेवल फिर ऊपर भी तो बढ़ेगा। ओके, लेकिन क्या कह रहा है, कहाँ तक बढ़ेगा, कह रहा है ये जो ऊपर से ऑयल था ना, इसका डिफरेंस कहाँ तक, ये यहाँ तक था ना, तो कह रहा है कि जो वाटर जाएगा वो वाटर और ऑयल का जो डिफरेंस लेवल रहेगा, वो डिफरेंस लेवल 10 mm का रहेगा। ठीक, क्वेश्चन में ये क्लियर किया है कि यहां से यहां तक आपने ऑयल फिल तो कर दिया, ये आपने ऑयल फिल कर दिया यहां से यहां तक। ओके, तो ये जो वाटर लेवल इधर बढ़ के गया, वो वाटर लेवल कहां तक ऊपर पहुंचा, कह रहा है कि ये ऑयल का ऊपर का लेवल और जो वाटर का पूरा ऊपर का लेवल था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 mm रहेगा। ये क्वेश्चन में क्लियर किया है। ओके, अब इसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा जो ओरिजिनल वाटर लेवल था ना, ओरिजिनल लेवल कहाँ पे था, यस यहाँ पे कहीं पे था ना, पहले मैंने फिगर को दिखाया है आपको, ये यहाँ पे कहीं पे लेवल था, तो कह रहा है इससे 65 mm ऊपर चला गया, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 65 mm, ये 65 हो गया, ये 10 है। ओके, अच्छा ये 65 ऊपर गया, पहले ये ओरिजिनल यहाँ तक था, लेकिन अभी ये यहाँ तक 65 ऊपर इधर से गया, इसका मतलब इधर से 65 डाउन भी तो हुआ होगा ना। पहले लेवल कहाँ तक था, पहले ये था ना दोनों का लेवल वाटर का, अभी ये 65 ऊपर गया, तो ये 65 नीचे डाउन भी तो हुआ होगा ना, 65 mm, मतलब ये यहां से यहां तक 65 mm है। ओके, अगर हम इसी लाइन को थोड़ा यहां से भी खींच दें तो आपको पता है ये भी 65 mm हो जाएगा। ओके, ये 65, ये 65, ये 10 और ये 10। ठीक, समझ में आ गया आपको, ये वाटर लेवल और ऑयल का मैंने आपको ये समझा दिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसको, ये दो पॉइंट पे आप देख रहे हो, ऑयल का बॉटम का जो सबसे नीचे वाला लेवल है वो ऑयल का ये है, और इसी की लाइन में सीधे आप यहां से लाइन खींच दो, इस पॉइंट को ए मानो, इस पॉइंट को बी मानो। ओके, और ए और बी पॉइंट पर प्रेशर को इक्वल कर दो, ए और बी पॉइंट पर प्रेशर को इक्वल कर दो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ठीक, तो जब हमने प्रेशर को इक्वल करा तो ए पॉइंट पे कितना प्रेशर आया, इधर तो पूरा ऑयल है ना, लेकिन ये ऑयल की हाइट कितनी हो गई। अब देखो हम प्रेशर का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, P = ρgh। ओके, ये ऑयल है पूरा, हमें ऑयल की डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हो गया रो ऑयल इंटू जी इंटू एच, यहां पर ये पूरा कितना होगा, अब देखो
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा ना, 65 65 और 10 कितना बन गया 140, ये बना 140। हाँ ये mm में है लेकिन, ठीक है। जी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। ऑयल की डेंसिटी ये तो आपको खैर फाइंड करनी है, तो चाहो तो आप यहाँ पर mm में ही इसको रहने दो या इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ mm में रहने दो, क्योंकि ये दूसरे साइड में भी उधर mm आने वाला है तो कैंसिल हो सकता है, तो 140 रहने देते हैं। ओके, इक्वल टू, ये तो ए पॉइंट पे प्रेशर हो गया। अब बी पॉइंट पे प्रेशर देखो, बी पॉइंट पे ये लिक्विड सिर्फ वाटर यहाँ से यहाँ तक है ओनली, ये तो पूरा एम्प्टी है ना, उसमें तो वाटर और ऑयल कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। तो ये हाइट आपको कितना लेना है, ये हो गया आपका, मैं यहाँ से लिखता हूँ नहीं तो इधर ये चला जाएगा। एक काम करते हैं, चलो रो डब्ल्यू इंटू जी और इंटू 130, ओके, रो जी एच ए आ गया, एच कितना 65 प्लस 65 मतलब 130, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से जी कैंसिल हो गया और ये जीरो से जीरो भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। नाउ रो ऑयल इज इक्वल टू रो डब्ल्यू, वाटर की डेंसिटी क्या होती है। अच्छा आपने ये mm में लिखा है तो mm भी दोनों साइड में इक्वल है, मीटर में लिखते हैं तो मीटर में इक्वल है, ठीक। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी अगर आप mks में लेते हो तो 1000 होगी और अगर cgs में लेते हो तो फिर आपको 1 लिखना है। तो कौन सा लेना है फिर हमें, एक काम करते हैं ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस दिए रहते हैं ना, जिसमें ऑप्शन दिया होगा हम वो वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ऑप्शंस जो है ना वो केजी पर मीटर क्यूब में ऑप्शंस दिए हुए हैं, केजी पर मीटर क्यूब में, तो इसका मतलब आपको 1000 लेना पड़ेगा। रो ऑयल इज इक्वल टू 1000 इंटू 13 अपॉन 14, ठीक है। तो ये जो रो ऑयल की डेंसिटी आ गई, कितनी आ गई 1000, वाटर की डेंसिटी इंटू मल्टीप्लाई बाई 13 और अपॉन में 14, ये वाला इधर गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 928 केजी पर मीटर क्यूब ये ऑयल की डेंसिटी आ गई। ओके, ये क्वेश्चंस यूट्यूब टाइप क्वेश्चन कहलाए जाते हैं क्योंकि इसमें ये यूट्यूब बना हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पास्कल्स लॉ पे डिपेंड है और ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन 90% 95% तक नीट में आता ही है, तो और जेईई में भी आता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखो, यूट्यूब के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपको कोई डाउट रहता है तो आप फिर नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको समझा दूँगा यहाँ से।